उत्तर प्रदेश के एक पिछड़े से गांव धनौली, ऐसा गांव जहां सड़कें आज भी पक्की नहीं हुई थीं, जहां बारिश में कीचड़ और गर्मी में धूल लोगों की किस्मत की तरह हर वक्त उड़ती रहती थी। धनौली गांव के बाहर श्मशान की तरफ जाती एक कच्ची सकरी सड़क थी। उस सड़क पे दिन में कम और रात में कोई चलता नहीं था। लोग कहते थे उधर भूतों का डेरा है। उसी सड़क के किनारे झाड़ियों और बबूल के पेड़ों के बीच एक टूटी फूटी झोंपड़ी खड़ी थी। झोंपड़ी भी मानो अपनी आखिरी सांसें गिन रही हो। छत पर पुआल कम और छेद ज्यादा थे। कहीं से आसमान दिखता था तो कहीं से बारिश की बूंदें सीधे अंदर टपकती थीं। बरसात में वो झोंपड़ी छत नहीं, बस एक गीली छाया बन जाती थी। सर्दियों में ठंडी हवा ऐसे अंदर घुसती थी जैसे किसी ने दरवाजा हमेशा के लिए खुला छोड़ दिया हो। और इसी झोंपड़ी में रहता था रामू, ना किसी का बेटा कहलाने वाला, ना किसी का भाई, ना किसी का सहारा। ना उसके नाम कोई जमीन थी, ना घर के कागज, ना पहचान का कोई सबूत। अगर कुछ था तो बस उसका नाम, जो भी लोग भूल चुके थे। रामू की उम्र कोई नहीं जानता था, शायद 30 के आसपास, पर गरीबी और भूख ने उसे 50 का बना दिया था। चेहरा धूप में जला हुआ, आंखों के नीचे गहरे गड्ढे, दाढ़ी बेतरतीब और कपड़े ऐसे जिनमें रंग नहीं, सिर्फ गरीबी बसी हुई थी। उसके पास सिर्फ दो चीजें थीं, एक फटा हुआ झोला जिसमें कभी कभी सूखी रोटी का टुकड़ा मिल जाता, और दूसरी एक टूटी हुई कटोरी। वही कटोरी उसकी रोजी भी थी, उसकी बेइज्जती भी और उसका सहारा भी। ये कटोरी भी अब मुंह चिढ़ाने लगी है। वो हल्की सी हंसी हंसता है जिसमें खुशी नहीं, बस मजबूरी होती है। झोपड़ी के बाहर एक पुराना पीपल का पेड़ था। रामू अक्सर उसकी जड़ में बैठकर आसमान को देखा करता। उसे आसमान बड़ा लगता था और अपनी जिंदगी बहुत छोटी। ई भगवान, आज भी पेट आधा ही भरा है। कल भी आधा था, परसों भी आधा ही रहेगा क्या? कब बदलेगा ये दिन, या फिर कभी नहीं बदलेगा? हवा चलती है, झोंपड़ी के पुआल हिलते हैं और रामू की आंखों में एक पल के लिए था। भगवान वहां नहीं, बल्कि बाहर बैठे गरीबों के साथ होते हैं। पुरुष माथे पर तिलक लगाए जल्दी जल्दी दर्शन कर रहे थे। माई, भगवान के नाम पे कुछ दे दो। अरे देखो तो, सुबह सुबह मूड खराब कर दिया। यही लोग मंदिर को गंदा करते हैं। रामू ने कुछ नहीं कहा, उसने बस कटोरी थोड़ी आगे बढ़ा दी। तभी मंदिर के अंदर से पुजारी बाहर आया, माथे पर बड़ा सा तिलक, हाथ में पूजा की थाली। अरे तू फिर आ गया, कितनी बार कहा है यहाँ मत बैठा कर। बाबा, मंदिर के बाहर ही तो बैठा हूँ। बाहर भी भगवान की जमीन है। तू जैसे लोग भगवान का नाम बदनाम करते हैं। रुक गए, भीड़ बन गई। किसी के चेहरे पर दया नहीं थी, बस तमाशा था। काम धंधा क्यों नहीं करता रे? भीख मांगना ही आसान लगता है। काम मिलता तो आज ये कटोरी हाथ में नहीं होती।
रामपुर गांव में सास की पंचायत। कमला देवी बहुत ही समझदार थीं और गांव में बड़े बड़े लोग उनसे सलाह मशवरा लेने के लिए आया करते थे। कमला देवी का पूरा दिन दूसरों की समस्याएं सुलझाने में बीत जाता था, लेकिन उनकी इस मशहूरी का सारा भार उनकी बहू पूजा पर था, जिसका सारा समय आने वाले लोगों की खातिरदारी में ही निकल जाया करता था। अरे कमला बहन, तुम मेरी कुछ मदद करो। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। मेरा बेटा तो मेरी कुछ मदद करवाकर राजी ही नहीं है। बस जब देखो अपनी ही खुशी में डूबा रहता है। मैं तो उसे समझा समझा कर थक गया हूँ। रमेश भाई, तुम्हारा बेटा अभी 16 साल का है। अभी उसे अपनी मर्जी कर लेने दो। यही तो उम्र है उसके खेलने कूदने की। धीरे धीरे वो अपने आप ही समझदार हो जाएगा। जब तुम उसके समय के थे तो तुम भी तो ऐसे ही थे। हाँ बहन, आपकी बात तो ठीक है। चलिए अब मैं चलता हूँ। माफ करना आपको परेशान किया। अरे ऐसे कैसे? घर आया मेहमान तो भगवान का रूप होता है। आप ऐसे नहीं जा सकते। अरे पूजा बहू, जरा जल्दी से 2 कप चाय तो बनाकर लेकर आओ। देखो रमेश काका आए हैं। रसोई में पूजा, जिसने पहले से ही चाय चढ़ा दी थी, गुस्से में बड़बड़ाते हुए कहती है, मैं तो अपनी सास की पंचायत से परेशान हो गई हूँ, जो सारा दिन गांव में लगी रहती है। कभी कोई तो कभी कोई, हर रोज मेरी सास से सलाह लेने आ जाता है। मेरी सास लोगों को मशवरा देती हैं तो देती रहें, लेकिन बेकार में मुझे रसोई में क्यों लगा कर रखती हैं? मेरा तो अपना कोई वजूद ही नहीं बचा है। पूजा अब कर भी क्या सकती थी। वो चुपचाप 2 कप चाय बनाकर उन लोगों के लिए लेकर चली जाती है। अरे कमला बहन, मैं तो अपनी बहू से बहुत परेशान हो गई हूँ। वो कहती है कि घर में चाय नहीं पीनी चाहिए, चाय पीने से सेहत खराब होती है। अब तुम ही बताओ, मैं क्या करूँ? बस इतनी सी बात बहन। एक चाय के लिए अपनी बहू से रिश्ता बिगाड़ने की क्या जरूरत है? तुझे जब भी चाय पीने का मन किया करे तो मेरे घर आ जाया कर। मेरी बहू तो एक आवाज पर ही चाय बनाकर ले आती है। देख, अभी तुझे दिखाती हूँ। बहू, तुझे दिख नहीं रहा कि गौरी काकी आई हुई है? हमारे लिए जल्दी से 2 कप बढ़िया सी चाय तो बनाकर ले आ। पूजा ने चाय बनाकर हाथ में कप थाम लिए थे और सोचती है, हाँ, मुझे तो पता ही है कि यहाँ सास की पंचायत होती रहती है और मुझे रसोई की जिम्मेदारी दी जाती है। अच्छा है कि अभी तक ये सिलसिला सिर्फ चाय तक ही है। धीरे धीरे अगर ये खाने तक आ गया और माँ जी मेहमानों को रोकने लग गईं, तो मेरी क्या हालत हो जाएगी? क्या मैं सिर्फ चाय नाश्ता बनाने के लिए इस घर में आई हूँ? अमित, तुम्हें कुछ करना होगा। अम्मा जी जब देखो घर में किसी न किसी को बुला लेती हैं। मुझे लगता है गांव की ये पंचायत अब बंद होनी चाहिए। पूजा, तुम जानती भी हो इस गांव में सब माँ की कितनी इज्जत करते हैं। तुम्हें तो खुश होना चाहिए। तुम रोज सरकारी नौकरी पर निकल जाते हो, मैं सारा दिन ट्रे लेकर वेटर की तरह घूमती रहती हूँ। मैं अपनी माँ की बहुत इज्जत करता हूँ और उनके खिलाफ कुछ भी नहीं सुन सकता। वो इस घर की बड़ी हैं, उनका फैसला अंतिम है। अब पूजा खुद फैसला करती है। जब दोबारा मेहमान आते हैं वो चाय लेकर आती है, लेकिन काली चाय। माँ जी, माफ करना, मैंने घर में दूध लाना बंद कर दिया है। अब आपको मेहमानों को काली चाय ही पिलानी पड़ेगी। बहू, अगर दूध नहीं था तो नींबू पानी ले आती। तो जानती भी है मेरी इज्जत कितने सालों की कमाई है। आप मेरी परेशानी क्यों नहीं समझती? मैं रोज रोज रसोई में लगी रहती हूँ। क्या आप चाहती हैं कि मैं बीमार पड़ जाऊं? अब से मैं खुद सब संभालूंगी, मुझे तेरी मदद की जरूरत नहीं। अगले दिन कमला देवी खुद रसोई संभालती हैं। चाय, नाश्ता, बर्तन, बार बार काम से उनके पैर दर्द करने लगते हैं। देखो गौरी, आज मैं तुम्हें चाय नहीं पिलाऊंगी। बहू भी इंसान होती है, मशीन नहीं। बहू, मुझे माफ कर दे। मैंने अपनी शान के चक्कर में तेरी सुख सुविधाओं को दांव पर लगा दिया। कमला देवी ने पंचायत को अपने घर से हटाकर गांव के पीपल के पेड़ के नीचे शिफ्ट कर दिया। घर में शांति आ गई। ऐसी ही दिल को छू लेने वाली कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें।